बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो वीडियो है वो है एक्सरसाइज नंबर 4.5 मैथमेटिक्स की फर्स्ट ईयर की, और टॉपिक हमारा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। सही है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के पूरे टॉपिक की जो एक्सरसाइज नंबर 4.5 है इस वीडियो में कवर करेंगे। बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर आ रहा है नीचे। आप ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए नंबर पर मुझे मैसेज करते हैं तो मैं आपको ऐड कर दूंगा, क्योंकि ग्रुप में ऐड होने से आपको रिलेटिव जितनी भी वीडियोस हैं उनका लिंक मिल जाएगा, और साथ साथ आपको जितने भी नोट्स वगैरह हैं PDF गैस पेपर ग्रुप से मिल जाएंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन में बढ़ने से पहले एक्सरसाइज में जो फॉर्मूला यूज होंगे उसके बारे में बता दूं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अब पीछे हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की थी, अब हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है, किस तरह की होती है, देख लेते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं प्रोग्रेशन की बात करूं तो पहली टर्म इसकी भी होती ए, लेकिन अब सेकंड टर्म की बात करूं तो इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सेकंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, AR4, ये इस तरह से आगे चलेगी। अगर मैं AP के कंपैरिजन में अभी बात करके दिखाऊं तो AP में हम लिखते थे फर्स्ट टर्म A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, इस तरह से वहाँ पर AP के अंदर प्रोग्रेशन होती थी, लेकिन GP में R आता है। तो इसमें A हमारा वही फर्स्ट टर्म, R कॉमन रेशो, सही। इसके बाद इसमें आएगी AN लास्ट टर्म, इसको लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं और nth टर्म भी बोली जा सकती है, nth टर्म। और आपको निकालनी है n की वैल्यू, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म। सही है, तो ये आपको सारी चीज़ें दी हुई हैं इस क्वेश्चन, इस GP के प्रोग्रेशन में। फॉर्मूले की बात करें तो इसमें हमारे पास लास्ट टर्म या TN टर्म का फॉर्मूला होता है, TN टर्म या लास्ट टर्म। फॉर्मूला AN इज इक्वल टू ARN-1, ये आपका फॉर्मूला यूज होगा GP के पूरे एक्सरसाइज में। सही, तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है इंडिकेट द फॉलोइंग टर्म, हमें इंडिकेट करनी है जो टर्म हमें बोली गई है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3, 6, 12, और ये आगे दे रहा है हमें 5th टर्म तक। सही, तो पहली वैल्यू हमारे पास क्या है, A इज इक्वल टू 3। R निकालने का इसमें तरीका ये होता है, हम सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं। तो सेकंड टर्म 6 है और फर्स्ट टर्म 3 है। AP में माइनस किया जाता है तो इसमें डिवाइड किया जाता है, इसको डिवाइड कर दें तो हमारे पास 2 आ जाता है, R आ गया। हमें 5th टर्म निकालनी है, N इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, और A5 हमें फाइंड करके दिखानी है इसमें। सही, फॉर्मूला लिख लेता हूँ, AN इज इक्वल टू ARN-1, वैल्यूज पुट करूंगा। AN की वैल्यू हमारे पास क्या है, लास्ट टर्म, A5 हमें फाइंड करनी है। फर्स्ट टर्म 3 गिवन है। R की वैल्यू की बात करूं तो 2 पावर N-1, तो A5 इज इक्वल टू 3, 2 की पावर 5-1 4, 2 की पावर 4 को आप सॉल्व करोगे कैलकुलेटर में, आंसर आ जाएगा 16। 16 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, आ जाएगा 48। ये आपका आंसर आ गया। सही, तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। सारे सवाल बिल्कुल इसी तरह से हैं, वैल्यूज का थोड़ा सा अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 पे आते हैं। ये पार्ट नंबर 1 था। ये पार्ट नंबर 2 में क्या वैल्यू दिए देख लेते हैं। 32, 16, 8 दिए, तो दिए 32, 16, 8 और 9th टर्म बोल रहा है कि इसकी 9th टर्म क्या होगी। फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट टर्म होती है A, R A2 डिवाइडेड बाय A1। A2 की बात करूं तो 16 डिवाइडेड बाय 32, तो 16 1 16, 16 2 32। हमें निकालनी है 9 टर्म, N इज इक्वल टू 9, A9 हमें फाइंड करनी है। फॉर्मूला लिखेंगे, AN इज इक्वल टू ARN-1, AN A9 हमें फाइंड करनी है। A हमारी 32,
आर की वैल्यू हमारी 1/2, एन की वैल्यू 9 - 1। सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, ये आ जाएगा 9 - 1 8। अब हम 8 पावर दी हुई है ब्रैकेट के बाहर, ये जो पावर है वो 1 से भी सॉल्व कराएंगे और 2 से भी सॉल्व कराएंगे। 1 की चाहे जो भी पावर ले ली जाए वो सेम ही रहती है, इसका मतलब है सिर्फ 2 की पावर 8 आप कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे। आपके पास कैलकुलेटर में बटन होता है, मेरे पास भी, मैं करके आपको दिखा देता हूँ। देखो मेरे पास ये यहाँ पर आर स्क्वायर दे रहा है, यहाँ पे मेरे पास पावर का बटन मेरे कैलकुलेटर में साइंटिफिक नहीं है। मैं देख लेता हूँ साइंटिफिक फॉर्म में मेरे पास दिया हुआ है, ये आ गया साइंटिफिक। अब मैं देखूँ तो यहाँ पर भी मेरे पास x की पावर n का ऑप्शन है ही नहीं कैलकुलेटर में, ये रहा x पावर y आ रहा है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 2। ये बटन जब दबाऊंगा तो ये पावर का इस तरह, कुछ कैलकुलेटर में आपके पास ये पावर की जगह पे बटन होगा, आप चेक कर लेना। कुछ कैलकुलेटर में आपके पास ये बटन आपको नज़र आ रहा होगा और कुछ कैलकुलेटर में आपको x नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर बॉक्स बना होगा। तो जब भी आप इस बटन को यूज़ करोगे तो 2 आपके ऊपर हाईलाइट करके ऊपर दे देगा, आप यहाँ पर 2 की जगह 8 लिख दोगे। ये कैलकुलेटर अगर है आपके पास तो आप 2 लिखोगे, इस बटन को दबाओगे ये आ जाएगा और 8 लिखोगे। सही, किसी भी सूरत में आपके पास इसी तरह से ऑप्शन होगा। तो आपने 2 की पावर 8 करनी है, तो 2 की पावर 8 आती है 256। अब इन दोनों की कटिंग करनी है और फ्रैक्शन में ही आंसर देना है। सही है, तो फ्रैक्शन में आंसर देने के लिए आपने कैलकुलेटर में इसको कट करना है। कैलकुलेटर में आपके पास अगर ये वाला बटन है तो आपने लिखना है 32/56। अगर आपके पास दूसरा कैलकुलेटर है आपने लिखना है 32। आपके पास अगर ये वाला बटन है, ये दबाने के बाद आप 256 नीचे लिख दोगे तो आपके कैलकुलेटर में ये डिस्प्ले डायरेक्टली आ जाएगा। जिन स्टूडेंट के भाई ये कैलकुलेटर है या ये है, दोनों तरीके से समझा दिया। अगर ये वाला बटन दबाते हो या ये वाला, तो अगर ये होगा तो आपको आंसर ये देगा। जिन स्टूडेंट के भाई ये कैलकुलेटर, वो आंसर देगा 1 और 8 ये देगा, क्योंकि जब इस बटन को आप दबाओगे ना कैलकुलेटर में ये आएगा। और अगर आपके पास ये वाला कैलकुलेटर तो डायरेक्ट लिखा हुआ जाएगा 1/8। सही, तो किसी भी सूरत में 1/8 इस तरह आ जाएगा। तो जब आप फर्स्ट ईयर में आ गए हो, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है तो आपने साइंटिफिक ही यूज़ करना है कि आपका काम आसान और साफ सुथरा। आप कटिंग करने जाओगे तो शान से आगे गलत भी कर सकते हो, और जब टाइम बच सकता है कैलकुलेटर से तो आप ये यूज़ करोगे। तो सही, कैलकुलेटर में नोट कर लो आप लोग अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया 4 2 √2 2 और 12 टर्म। पार्ट नंबर 3, 4 2 √2 2 √2, फिर आगे 2 और आगे दे रहा है 12th टर्म। सही है, सवाल सॉल्व करते हैं पूरा। आपको पता है पहली टर्म होती है a इज इक्वल टू 4, फिर r a2 डिवाइडेड बाय a1। a2 की वैल्यू आपके पास है 2 √2, a1 की वैल्यू 4। कट करेंगे तो 2 1 2, 2 2 4, ये दोनों कट हो गए, अंडर रूट कटा नहीं इसलिए ऊपर बचेगा √2। r आ गया, n की वैल्यू आपको 12 गिवन है और आपको निकालना है क्या, a12। ये फॉर्मूला लिखेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस, फॉर्मूला मैंने आर में छोटा लिख दिया, ए आर एन माइनस 1। ए की वैल्यू हमारे पास a12 निकालना है, ए की वैल्यू 4 है, आर की वैल्यू √2/2, एन की वैल्यू है 12 - 1। 4 एज इट इज़ रहेगा। जब भी याद रखो ये ब्रैकेट दिया हो, बाहर पावर बनी हो, तो इन दोनों का आप नहीं सॉल्व कर सकते 4 और 2 को। सही, अक्सर स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, पहले पावर सॉल्व होगी तो √2 डिवाइडेड बाय 2 पावर 11। अब आपका ये सॉल्व हो नहीं रहा है ऐसे ना। अब आपने थोड़ा सा यहाँ ट्रिक काम करना है। ट्रिक आपने ये करनी है कि अगर मैं इसको ब्रेक कर दूँ, यहाँ पावर दी है 11, इसका मतलब ये 11 दफ़ा है, मैं इसकी 10 पावर को अलग कर देता हूँ और इसकी 1 पावर में अलग कर दूँ, तो है 11 दफ़ा ना। मैंने 10 टाइम्स के लिखने के लिए एक दफ़ा 10 पावर में लिख दिया और जो सिंगल था उसको अलग कर दिया। सही, तो इससे मेरे पास हुआ ये कि मेरे पास ये वैल्यू बन गई a12 इज इक्वल टू 4। अब ये 10 पावर है, इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास 2 अंदर दिया हुआ है,
2 के ऊपर रूट दिया है, इसको मैं कन्वर्ट करके अगर पावर में लिखूं तो रूट का मतलब 1/2 पावर, 2 की पावर हो जाएगी 10, 2 पावर 10। सही। आगे यहाँ पर देखो तो यहाँ पर दिया हुआ है √2 और नीचे 2 सिर्फ। सही। बाहर यहाँ भी 10 पावर थी, तो ये 10 पावर मैंने जब दोनों पे दी तो यहाँ पर 1/2 फिर अलग से पावर 1/10। सही है। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10। अब देखो सिंप्लीफाइड में क्या कर सकता हूँ, 4 है मेरे पास, यहाँ पर ये कटेगी 2 1 2 5 10, तो यहाँ पर बच गई 2 की पावर 5, नीचे बची 2 की पावर 10, यहाँ पर √2 बचा और 2 बचा। अब मैं 2 की पावर सारी सिंप्लीफाइड करता हूँ। देखो कैसे, यहाँ पर 2 की पावर 5 है, नीचे 10 है, तो इसमें से 5 कट गई, रिमेनिंग क्या बची भाई, 2 की पावर 5, ऊपर क्या बचा 1, यहाँ पर बचा √2। सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई में, तो अगर आप नहीं भी साइन बना दे तो इसका मतलब मल्टीप्लाई, और चाहो तो यहाँ मल्टीप्लाई की साइन बना सकते हो। अब फाइनल आंसर आप इस तरह दोगे कि 4 √2 ऊपर है, 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32, 32 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 64। फर्दर सिंप्लीफाइड ये हो रहा है 4 1 4 4 8 4 16 64। तो आंसर आपके पास आ गया A12 इज इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाय 16। ये आपका आंसर आ गया इसका। क्लियर। तो ये सवाल थोड़ा सा इस तरह से पावर में सॉल्व होना था। तो जीपी के बहुत सारे सवाल हैं जो हमें इस तरह पावर में रख के ही सॉल्व करने होंगे। सही। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 पर। पार्ट नंबर 4 में वैल्यू आपको दी गई है भाई, देखते हैं क्या दी हुई है। आयोटा से दी है, आयोटा 1 पहले दी, आयोटा फिर 1 फिर माइनस आयोटा, आयोटा 1 फिर माइनस आयोटा, और आगे 16 टर्म दे रहे हैं मेरे ख्याल से, 16 टर्म, 16 टर्म। सही है। सवाल में हमारे पास ए फर्स्ट टर्म आयोटा, अगर कॉमन रेशियो की बात करूं तो आर इसका कॉमन रेशियो कहलाता है, A2 डिवाइडेड बाय A1। सेकेंड वैल्यू 1 है, फर्स्ट वैल्यू आयोटा है, तो A2 डिवाइडेड बाय A1 हमारे पास यही आ गया। फिर आ जाते हैं n की वैल्यू 16 दी हुई है और हमें फाइंड करना है A16। फॉर्मूला मेंशन करेंगे, फॉर्मूला है AN इज इक्वल टू ARN माइनस 1। वैल्यूज पुट करते हैं, A16, A की वैल्यू आयोटा, R की वैल्यू 1 आयोटा पावर 16 माइनस 1, ये आयोटा, यहाँ पर 1 आयोटा, 16 में से 1 माइनस किया 15। अब ये 15 पावर का मतलब ये दोनों पर है, 1 पर चाहे जो भी पावर दी जाए 1 ही बनता है, इसलिए मैं 1 पे पावर नहीं लिख रहा, इसलिए आयोटा की पावर 15। बीच में कोई साइन नहीं, तो मल्टीप्लाई या ब्रैकेट आपकी मर्जी, आप बना सकते हो जो चाहो। अब इन दोनों की कटिंग करूं तो ऊपर आयोटा नीचे आयोटा, तो यहाँ पर सिंपल सिर्फ बचेगा आयोटा की पावर 14, क्योंकि एक आयोटा कट जाएगा। आगे अब देखो किस तरह करना है, थोड़ा सा आप रफक कर लोगे। क्या आपके पास आ रहा है आयोटा की पावर 14, पीछे फर्स्ट चैप्टर में मैंने समझाया था कि आयोटा की अगर पावर आपके पास 2 से जब भी बड़ी आ जाएगी तो अब आपने इस आयोटा को ब्रेक करना है। पहली चीज़ ये देखनी होती है, अगर ये 2 के टेबल का नंबर दिया, आयोटा के पास जो पावर थी वो 2 के टेबल की है, तो इसका मतलब है आप आयोटा स्क्वायर अंदर करोगे, ऐसा नंबर बाहर रखोगे जिसको मल्टीप्लाई करके 14 आ जाए, इसका मतलब वो है 7। आयोटा स्क्वायर जो है वो होता है -1 के बराबर। सही है। 1 की चाहे कोई 7 पावर ली जाए या कोई भी पावर, वो 1 ही रहता है। माइनस को और टाइम सॉल्व करेंगे तो ये -1 ही आ जाएगा। इसका मतलब आपके पास आंसर आ गया, नीचे आयोटा 14 सॉल्व करके -1, और माइनस हम नीचे मेंशन करते नहीं है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसमें A16 इज इक्वल टू -1, माइनस नीचे से ऊपर आ जाए, तो A16 आ गई हमारी -1। तो ये हमारा आंसर है। अगर ये चीज़ मैं रफक नहीं करता तो ये 4 स्टेप मुझे यहाँ शो करने पड़ते, इसलिए एग्जाम में ऐसे सवाल में आप साइड में रफक कर लोगे। लेकिन मज़े की बात है कि इस तरह के सवाल MCQs वगैरह में आ सकते हैं, सॉल्यूशन में नहीं। सही है। तो आगे की प्रैक्टिस के लिए ये सवाल करवा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन पार्ट 5 भी करते हैं, B² - C B+C अपॉन B - C 9 टर्म तक। पार्ट नंबर 5, B² - C² B+C
बी प्लस सी अपॉन बी माइनस सी और 19th टर्म दी हुई है। तो ये सवाल देख लेता हूँ, सही उतारा मैंने, 9th टर्म दी हुई है, सॉरी सही ना, 19th नहीं 9th, इसको 9th कर देते हैं, 1 हटा देते हैं। सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। फर्स्ट टर्म होती है भाई ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। आर निकालते हैं A2 डिवाइडेड बाई A1 से। सेकेंड वैल्यू है बी प्लस सी, फर्स्ट वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। नीचे स्क्वायर का फॉर्मूला लग के पहले इवेल्युएट होगा, तो ये हो जाएगा बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी। बी प्लस सी से बी प्लस सी कट गया, ऊपर 1 बचा, नीचे बी माइनस सी बच गया। सही है। आगे हमारे पास n इज इक्वल टू 9th टर्म दी हुई और A9 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो गया। सही। AN इज इक्वल टू ARN माइनस 1, ये आपका फॉर्मूला आ गया। A n की वैल्यू हमारे पास 9 है, A बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। R की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 1 अपॉन बी माइनस सी और पावर n माइनस 1 मतलब 9 माइनस 1। यहाँ सेम हम फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की जगह बी प्लस सी और बी माइनस सी। यहाँ पर 1 अपॉन बी माइनस सी आ रहा है, पहले पावर सॉल्व की, 9 माइनस 1 8 आ गई। सही। फर्दर सिंप्लीफाइड करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा बी प्लस सी बी माइनस सी। 1 की चाहे कोई भी पावर लीजिए 1 रहता है, नीचे b माइनस सी की पावर 8 आ गई। सही है। फर्दर अगर सिंप्लीफिकेशन की जाए तो सिर्फ ये b माइनस सी की एक पावर कट जाएगी, तो A9 का आंसर आ जाएगा b प्लस सी ऊपर आ गया, नीचे आपके पास b माइनस सी बच गया कितनी पावर में, 7 पावर में। तो ये आपका आंसर है A9 का। सही है। तो ये आपके पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट जो मैंने सॉल्व करवा दिए। सही। अब आगे बढ़ते हैं, आगे सवालों पे। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जो है वो आगे वाले सवाल हैं, बोर्ड क्लियर करना ज़रूरी है, बोर्ड फुल हो गया मेरा। सही। अगले क्वेश्चन पे आते, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन 2 पहले। क्वेश्चन 2 बोल रहा है इन अ GP A1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 9, A1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 9। नेक्स्ट हमें गिवन है A6 इज इक्वल टू 15625 डिवाइडेड बाय 9। हमें ये गिवन है और फाइंड द n टर्म करनी है, इसका मतलब an फाइंड करनी है। अगर मैं n टर्म की बात करूं तो an का फॉर्मूला है हमारे पास ARN माइनस 1। हमें इसमें से a भी नहीं पता, r भी नहीं पता, n भी नहीं पता, और n की जगह तो n ही रखना है, तो a और r पहले निकालेंगे। a की बात करूं तो मुझे पता है कि a इज इक्वल टू A1 होता है। सही। इसका मतलब a की वैल्यू मेरी हो गई 5 डिवाइडेड बाय 9। अब बची r की वैल्यू, इसके लिए मैं करूँगा A6 मुझे क्या गिवन है, 15625 डिवाइडेड बाय 9। और जब A6 का फॉर्मूला खोलूँ तो ये हो जाता है AR6 माइनस 1 मतलब 5, डायरेक्ट करें तो 5 आ जाएगा, 15625 अपॉन 9। अब सिंप्लीफाइड करूँगा इस तरह से कि मुझे सवाल में ये पता है कि a की वैल्यू क्या है, मुझे a की वैल्यू पता है, ये तो यहाँ लिखूँगा पुट a की वैल्यू मेरे पास क्या है भाई, 5 अपॉन 9 है। बाकी सारा यहाँ से लिख दूंगा, क्या है, R5 15625 अपॉन 9। इक्वल्स में रूल ये है कि इस पे भी पावर नहीं है, इस पे भी पावर नहीं है, तो एक कट सकता है। अगर मैं इन दोनों की कटिंग देखूं तो 1 यहाँ पे लिखे 15625 की कटिंग करूं तो डिवाइडेड बाय 5 3125, तो इसकी भी कटिंग करूं तो ये कट रहा है 3125, तो r की पावर 5 मेरी आ गई 3125। तरीकाकार अब ये होता है कि जब आपके पास r पर पावर हो तो इसको आप दूसरी तरफ शिफ्ट करते हो, जब r की पावर एक तरफ से दूसरी तरफ शिफ्ट होती है तो इस पर जो पावर होती है सामने वो पावर 1 अपॉन में आती है। तो यहाँ 5 पावर थी, इसलिए r की पावर जब शिफ्ट करेंगे 1/5 हो जाएगी। सही है। तो इसको सॉल्व करने के लिए 3125 का एलसीएम लेंगे तो हमें पता चलेगा भाई किस पावर पर ये सॉल्व होता है। तो रफक में आप 3125 का एलसीएम लोगे, 2 के टेबल में तो आता नहीं है, 3 के टेबल में आता है,
3 4 5 6, 3 के टेबल में भी नहीं आता, 5 के टेबल में आता है। 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, फिर 2 कैरी गया, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, तो 5 आ गया 5 टाइम्स, तो 5 पावर 5 आ गई, बाहर पावर 1/5, ये कट गया। आर की वैल्यू आ गई आपके पास 5। अब आपको ए एन निकालना था, तो अब आप क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, जिसमें आप लिखोगे एक जगह ए एन, ए की वैल्यू लिखोगे, क्या है भाई ए की वैल्यू ये रही 5/9, फिर लिखोगे आर की वैल्यू आई है 5, ऊपर पावर आ जाएगी n-1। ऐसा नहीं है कि यहाँ तक आंसर आके ख़त्म हो गया, इसको फर्दर सिंप्लीफाइड करेंगे। अब फर्दर सिंप्लीफाइड क्या होगा, यहाँ पर आपके पास नज़र आ रहा है ए एन इज इक्वल टू 5 पावर n। अब ये 2 दफ़ा 5 है, इस 5 की पहले 5 की पावर को देखो और इस 5 की पावर को देखो, एक जगह 5 पे कोई पावर नहीं है, इसका मतलब पावर है 1। यहाँ पर पावर है +n-1, तो इसके आगे +n-1। तो रूल ये है, जब बेस सेम हो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो इसका मतलब आप सिंप्लीफाइड हो के आपका आंसर बच गया ए एन इज इक्वल टू 1 से 1 कट गया, तो 5 की पावर n डिवाइडेड बाय 9, ये आपका आंसर बना। सही है, तो ये आपका आंसर इस तरह से बना। जब भी बेस सेम हो तो सॉल्व करेंगे, बेस सेम ना हो तो सॉल्व नहीं किया जाता। क्लियर, तो ये याद रखना है रूल्स आपको इन क्वेश्चंस में। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द nth टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज। उसी तरह का सवाल है, सवाल रेशो में दे रहा है a5 डिवाइडेड बाई a3 इज इक्वल टू 4/9 दे रहा है, a2 इज इक्वल टू 4/9 दे रहा है, दोनों की वैल्यू 4/9 दे रहा है। सॉल्व करेंगे किस तरह से, पहले सिंपल a2 को सॉल्व करके दिखाता हूँ। a2 की बात करें तो ये हो जाएगा ए आर, a2 होता है AR, सही है, 4/9, इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो रहा, अभी इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। a5 की बात करूँ तो AR 4 हो जाएगा, a3 की बात करूँ तो AR 2 हो जाएगा, सही है, 4/9। ए से ए कैंसिल, r की पावर ऊपर 4 नीचे 2, तो बची r की पावर 2। स्क्वायर जब एक तरफ से हटता है तो दूसरी तरफ आ जाता है स्क्वायर रूट 4/9। ये एक रूल मैंने जो अभी बताया 1/2 पावर वाला भी लगा सकते हैं, सही है। तो ये आ गए 2/3, तो r की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 2/3, क्योंकि 4 का रूट 2 और 3 का रूट 9 होता है। ए r की वैल्यू आ गई, अब यहाँ पर r पुट करके हम a निकाल लेंगे, तो a r की वैल्यू 2/3, 4/9। साथ साथ जब भी स्क्वायर रूट लगाएंगे आर की वैल्यू में प्लस माइनस भी आएगा, इसलिए प्लस माइनस आप साथ रखोगे, सही। सामने सामने इक्वल्स में कटिंग की जा सकती है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। स्टेप को आसान करो समझ के तो ईजी हो जाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस बच रहा है, ये दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर बचा 2/3, इसका मतलब आर की वैल्यू प्लस माइनस 2i/3 और a की वैल्यू भी प्लस माइनस 2/3 आ गई। आपको सवाल में निकालना था ए एन, जब ए एन निकालना है तो फॉर्मूला है ARn-1। तो ए एन के लिए ए की वैल्यू आपको पता है 2/3 प्लस माइनस, आर की वैल्यू भी आपकी प्लस माइनस 2/3 n-1। अगर आप सॉल्यूशन में देखो तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर बेस सेम है, जब बेस सेम होती है पिछले सवाल की तरह यहाँ पर पावर ऐड हो जाएगी, पावर 1 है, यहाँ पर पावर n-1 है, सॉल्व हो जाएगी, तो ए एन इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/3, पावर 1 से 1 कैंसिल, बच गई n, ये आपका आंसर। क्लियर, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा आ सकता है एग्जाम में, छोटा सा सवाल है। शो दैट, कि हमें प्रूफ करना है कि रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म, कि जो टर्म्स दी हुई है अगर इनका रेसिप्रोकल करा जाए तो ये जीपी ही बन जाएगी। तो ये हमें प्रूफ करना है। देखो क्या करेंगे, जो टर्म्स दी हुई पहले वो लिखते हैं a1 कॉमा a1r² कॉमा a1r4। हमें प्रूफ करना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यहाँ लिखेंगे जो प्रूफ करना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन।
क्या रेसिप्रोकल अगर इनका किया जाए तो इसका मतलब हो जाएगा 1/A1, 1/A1r², 1/A1r4। इसका रेसिप्रोकल भी जीपी हो, इज अ जीपी, ये हमें प्रूफ करना है। सही है, टू प्रूफ। तो अब जीपी प्रूफ करने के लिए हमारे पास दो तरीके के ऑप्शन है कि हम दो तरीके से इसको प्रूफ कर सकते हैं। सही है, एक तरीका ये है कि जीपी में होता है T2 डिवाइडेड बाय, इसको मैं ए से लिख के दिखा दूं। अगर मैं A2 को डिवाइड करूं A1 से और A3 को A2 से डिवाइड करूं, ये हमारे पास होती है एज अ जीपी। ये जीपी की कंडीशन है कि कोई भी दो टर्म्स को अगर कंसेक्यूटिव को डिवाइड करें तो सेम आता है। तो एक कंडीशन ये है, और दूसरा जो ऑप्शन है वो मेरे पास ये है कि मैं सिंपल एक लगा सकता हूँ, जब तीन वैल्यू हो तो ज्योमेट्रिक मीन का एक फॉर्मूला होता है AB√, मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। सही है, आगे की एक्सरसाइज में फॉर्मूला आएगा, अभी भी बता देता हूँ। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू √AB। तो जब तीन टर्म्स में जीपी में कुछ भी करना होता है ज्योमेट्रिक मीन लगा सकते हो। इस हिसाब से जो आपकी सेंटर वैल्यू होती है वो ज्योमेट्रिक मीन होती है, पहली वैल्यू ए होती है और ये बी होती है। तो आपको नज़र आ रहा है कि इजी है, इससे तो मैं ज्योमेट्रिक मीन वाले इजी स्टेप्स सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो ज्योमेट्रिक मीन मुझे पता नज़र आ रहा है कि A1r² है। अगर मैं बात करूं ए की, 1/A1, बी की बात करूं 1/AR4। अगर स्क्वायर को एक जगह से रिमूव करते हैं दूसरी तरफ जाके स्क्वायर रूट को रिमूव करते हैं तो स्क्वायर हो जाता है। तो AR² था, यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 1 नीचे 2A1 है तो A1² R4। यहाँ स्क्वायर सॉल्व करूँगा, 1/1 का स्क्वायर 1, R1², ओ A1 पे स्क्वायर आ गया, R² है तो स्क्वायर 2 2 4। दोनों साइड अगर आप देखो तो सेम टू सेम आ गई। तो जब दोनों साइड सेम आ गए इसका मतलब ये आपका आंसर प्रूफ्ड हो गया। बस इतना सा करना था, ये प्रूफ्ड हो गया, इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल करेक्शन आपने सॉल्व कर लिया करेक्टली। सही है, ये पार्ट नंबर 4 था, छोटा था। सही है, मैंने आपको इसलिए बोला। पार्ट नंबर 5 पे आते हैं, इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है, हाउ मैनी टर्म मतलब n फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 सवाल में बोल रहा है n फाइंड करना है। सही, आपको ज्योमेट्रिक सीरीज दे रहा है 1/3, 1/12, तो आपने लिख दिया 1/3, 1/12, उसके बाद 1/48, फिर डॉट डॉट के बाद दे रहा है 1/196608, 196608। सही, ये आपको दे रहा है और n आपको फाइंड करके दिखाना है। सही, इंपॉर्टेंट सवाल है। पहली वैल्यू आपकी a होती है 1/3, कॉमन रेशियो होता है A2/A1, तो A2 की वैल्यू है 1/12, A1 की वैल्यू 1/3। जब इस तरह से डिवीजन हो तो हमेशा याद रखो दो से ज़्यादा में पहले आप ऊपर वैल्यू लिखोगे, नीचे की वैल्यू जब अप लिखोगे रेसिप्रोकल करके लिखोगे। 1/3 था इसलिए अब लिखा 3/1, डिवाइड में था अब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हुआ। सही है, 3 1 3, 3 4 12, 1/4 आपके पास आर की वैल्यू आ गई। अगर बात करूँ हमें लास्ट टर्म पता है वो an हो जाएगी 1/196608। सही, n आपको फाइंड करना है। सही, तो शुरू में लिख दिया तो वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है कि n फाइंड करना है। फॉर्मूला मेंशन करेंगे an इज इक्वल टू ARn-1, ये आपका फॉर्मूला है। वैल्यूज़ आपने पुट करनी है, आपके पास an की वैल्यू पता है, लास्ट टर्म क्या है 1/196608। आगे बढ़ते हैं, a फर्स्ट वैल्यू है 1/3, फिर r की पावर n-1, r की वैल्यू आपको पता है 1/4 है और इसकी पावर n-1। सॉल्व नहीं हो रहा, मैंने आपको बताया था पीछे जब पावर हो तो 4 3 या कोई भी चीज़ सॉल्व नहीं की जा सकती, कटिंग हो सकती है 3 और 196608 की। कैलकुलेटर में अब 196608 लिखा, डिवाइडेड बाय 3 किया, देखो डिवाइड बाय 3 हो गया 65536, तो यहाँ पर आ गया 65536, ये हो गया 1/4 पावर n-1।
1 की कोई पावर की ज़रूरत नहीं होती। चलो इसको बाहरी ब्रैकेट के लिखते हैं। ये सवाल भी याद रखना है कि हमें सॉल्यूशन किस तरीके से चलना है, कि हमें इसी स्टेप से सॉल्व करना है। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर को यूज़ करना है। आपके पास नीचे की वैल्यू आप देखो तो आपको नज़र आ रही है क्या है, 65536, और सामने नज़र आ रहा था आपको 4। अब आपने 4 की पावर लेनी है। देखो 4 लोगे, 4 की पावर चेक करते जाओगे कि 4 की पावर 5, जैसे 4 की पावर 5 कर रहा हूँ ये आ रहा है, 4 की पावर 8 कर रहा हूँ, देखो ये आ गया। किस पर आया, 4 की पावर 8 पे सेम नंबर आ गया। तो जब भी n निकालना हो तो हमेशा इसी तरीके से होगा कि यहाँ वैल्यू गिवन पावर सेम आएगी जब आपको n निकालना होगा। तो यहाँ पर आ रहा है 4 की पावर 8 पे आ रहा था तो मैंने 1/4 लिखा, 156 की जगह। 8 पावर पे आ रहा था मैंने लिख दिया 8। यहाँ पर 1/4 n-1 सेम हो गया। 1/4 से 1/4 कट गया तो 8 इज इक्वल टू n-1। -1 है, दूसरी तरफ जाके +1 हो जाएगा। आंसर आपका n इज इक्वल टू आ गया 9। सही है, तो ये इस तरह से है। तो इम्पॉर्टेंट सवाल है क्योंकि यहाँ पर ये ट्रिक है याद रखने वाली, इसलिए मैंने ब्लैक से भी लिख दी। सही है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 पर बोर्ड क्लियर कर लेते हैं। Question number 6. Three consecutive number of GP whose sum is 39 and their product is 729. Question number 6. Consecutive number है GP, 3 numbers बोल रहा है तो सवाल में लेंगे let 3 number be, 3 numbers be। क्या 3 numbers क्या होंगे भाई, जब भी आपको GP में इन GP, जब GP में 3 नंबर्स का जिक्र करेगा तो आपने हमेशा क्या करना है, पहली वैल्यू A, आगे वैल्यू AR, और फिर एक लेनी है A डिवाइडेड बाय R। हमेशा याद रखना 3 नंबर्स की जब भी कंडीशन होगी GP में अब इसी तरीके से लोगे। सही है, आगे हमें कंडीशन दे रहा है सवाल में 2, एक दे रहा है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन बोल रहा है कि देयर सम इज 39, एक कंडीशन, और एक और सेकंड कंडीशन आगे दे रहा है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। दूसरी कंडीशन में हमें प्रोडक्ट दे रहा है कि देयर प्रोडक्ट इज 729। सही, दो चीजें दे रहा है। फर्स्ट कंडीशन में सम की बात करें तो सम का मतलब है कि ऊपर 3 टर्म आपने जीपी की लिखी है और उनको सम कर दो, प्लस कर दो। ये दे रहा है 39। सॉल्व हो नहीं रहा, सब में से ए कॉमन ले लेता हूँ, 1/r, 1r और 39, और सिंप्लीफाइड करूँ तो एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम लूँगा तो नीचे आ जाएगा r, ये r मल्टीप्लाई होगा 1 + r इज इक्वल टू 39। अगर मैं इसकी और सिंप्लीफिकेशन की बात करूँ तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड हो रहा है। पहले मैं ये वाला पार्ट नीचे ले जाता हूँ जो मैंने लिखा था यहाँ पर से। अब इसमें सिंप्लीफाइड ये होगा कि a यहीं पे रहेगा, ब्रैकेट के बाद 1 + r भी है, डिवाइड का r था तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया तो 39r आ गया। सही, इससे ज़्यादा तो सॉल्व नहीं हो रहा, अभी यहीं तक छोड़ देते हैं। सेकेंड कंडीशन, प्रोडक्ट दे रहा है 729, इसका मतलब ऊपर मैंने जीपी लिखी हुई है उनको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये सेकेंड कंडीशन में यहाँ सॉल्व करता हूँ। तो प्रोडक्ट मतलब A/R मल्टीप्लाई बाय A मल्टीप्लाई बाय AR, ये हमें किसके इक्वल दे रहा है, 729 के, 729। तो हुआ ये कि देखो R से R कैंसिल हो गया, 3 दफ़ा A, इसका मतलब A³ इज इक्वल टू 729 बच गया। क्यूब एक तरफ से हटता है तो दूसरी तरफ आ जाता है क्यूब रूट, या 1/3 पावर भी लिख सकते हैं। सही है, तो मैं कैलकुलेटर में सॉल्व करता हूँ। तो मेरे पास क्यूब रूट का देखो स्क्वायर रूट का बटन ये रहा, क्यूब रूट का बटन मेरे पास कैलकुलेटर में नहीं है, इस मेरे साइंटिफिक कैलकुलेटर में नहीं दिया हुआ क्यूब रूट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको चेक करूँगा कि किसके क्यूब रूट पे ये बनता है। तो मैं यहाँ पर ये कर सकता हूँ, मेरे पास 729 है, देखो मैंने लिखा 729, ये पावर है। अब मुझे पावर जो लेनी है वो क्या लेनी है, 1/3, तो 1/3 ब्रैकेट क्लोज। देखो मैंने जो वैल्यू थी वो लिख दी तो ये आ गया। अब ये कैलकुलेटर मेरा तो पॉइंट में दे रहा है, आपके पास ये आंसर दे देगा 1/3, ये दे देगा 3 वैसे।
सॉरी, ये आपका कैलकुलेटर आंसर 9 देगा। जब आप क्यूब रूट सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 9 देगा। जिनके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है, अगर आप एलसीएम लो 729 का, तो आपके पास 3 आ जाएगा 6 टाइम, जिसका आप पैर बना के फिर 9 बना सकते हो। सही है, तो ये आपका आंसर आ गया ए का। अब आपको आर निकालना है, तो यहाँ पर आप आर पुट करने के लिए ए को रखोगे आर निकालने के लिए, तो पुट ए। इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1 का, ए 1 प्लस आर स्क्वायर, और ये 39 आर। वैल्यूज प्लेस करता हूँ, ए की वैल्यू 9, 1 प्लस आर स्क्वायर 39। मैंने आपको बताया जब इक्वल्स टू हो और इस तरह का केस हो कि यहाँ ब्रैकेट के बाहर हो, यहाँ सिंगल वैल्यू हो, या यहाँ भी ब्रैकेट में हो, तब कटिंग हो सकती है। 3 3 ज़ा 9, 3 13 ज़ा। कटिंग करने से आसान हो जाता है सवाल, और फिर सिंप्लीफाइड करते हैं। सही है, तो ये हो गया 13 आर। ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 आर, 3 आर स्क्वायर, और ये 13 आर। सारी वैल्यूज एक तरफ आ जाएगी, तो इसका सॉल्यूशन मैं अब इसके नीचे करूँगा आगे। तो यहाँ पर 13 को यहाँ पर ले आते हैं और अरेंज करेंगे, तो 3 आर स्क्वायर पहले आ गया, प्लस 3 आर, ये प्लस 3, प्लस 13 था, यहाँ पर आके माइनस 13, तो ये हो गया 3 आर स्क्वायर प्लस 3 आर माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो जब भी इस तरह से 3 वैल्यूज आती है तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर अब करनी होती है मिडल टर्म ब्रेकिंग। मिडल टर्म ब्रेकिंग कैसे करेंगे इसकी, कि फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 10 ज़ा 30, हमें बीच में बनाना है 3, है ना, यार फक पे थे, 3 10 ज़ा 30। हमें ऐसा फैक्टर बनाना है जिससे बीच में हमारे पास बन जाए 3। तो ऐसा नंबर हमें सोचना है, या हमें ऐसा नंबर का फैक्टर बनाना है कि 2 के टेबल में 15 आता है, 2 15 ज़ा 30 आता है, इससे प्लस माइनस करके 3 नहीं बनता, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 आता है, 6 5 ज़ा 30। अच्छा, यहाँ पे मिडिल टर्म ना होने की वजह कि मैंने गलती की, क्या 13 आर था, मैंने यहाँ आर लिखना भूल गया, तो ये हो जाएगा 13 आर। अब ये दोनों सॉल्व होंगे, तो जब ये सॉल्व होंगे तो ये माइनस यहाँ से सिंप्लीफाई कर देते हैं सही से, तो ये हो जाएगा 3 आर स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ, माइनस 10 आर प्लस 3। अब हमारी मिडिल टर्म बन रही है क्या, 3 3 ज़ा 9, हमें 10 बनाना है, तो 3 आर स्क्वायर माइनस 9 आर माइनस आर, यहाँ से 3 आर कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है आर माइनस 3, यहाँ से माइनस कॉमन, आर माइनस 3, आर माइनस 3 एक आ गया ब्रैकेट, दूसरा 3 आर माइनस कुछ कॉमन नहीं आता तो 1 लिखा जाता है। सही है, तो ये हो गया आर माइनस 3 अलग 0 के बराबर, 3 आर माइनस 1 अलग 0 के बराबर, आर इज इक्वल टू 3, 3 आर इज इक्वल टू 1, आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। सही, तो ये आपके पास आर की वैल्यूज आ गई, आपके पास आर की वैल्यू आ गई और ए की वैल्यू आ गई। आपको सवाल में 3 नंबर जीपी के निकालने थे, उसके लिए आपने ये करना है, 3 नंबर जो आपने लिए थे, एक लिया था ए अपॉन आर, ए और ए आर, ये तीनों आपने लिए। अब बारी बारी जो वैल्यूज आई हैं वो रखेंगे। एक दफ़ा हमारे पास ए की वैल्यू आई है 9 और आर की वैल्यू आई है 3, एक दफ़ा ए की वैल्यू 9 आई है और आर की वैल्यू आई है 1/3, तो दोनों ही रखेंगे। तो ए की वैल्यू रखी 9 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 3 ज़ा 9 पहली वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू 9 मतलब आंसर ही 9, ए आर मतलब 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27, तो आंसर बन गया 3 9 एंड 27। यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ए की वैल्यू 9, आर की वैल्यू 1/3। सॉल्व करने का तरीका है रेसिप्रोकल, 1/3 को रेसिप्रोकल करेंगे 3/1, तो ये आ गया 27। यहाँ पर ए मतलब 9 ही रहेगा, ए आर 9 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 3 ज़ा 9। तो अगली दफ़ा आंसर रिवर्स में आया 29 9 एंड 3, तो एक आंसर आपका ये है और एक आंसर आपका ये है। सही है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा एग्जाम के लिए। सही है, बड़ा भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 6 तक के एग्जाम में सवाल इंपॉर्टेंट है, आगे के सवाल बहुत कम इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 7, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ कल्चर इंक्रीज फ्रॉम 515 टू के, बैक्टीरिया जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं दिस टू दिस इन 7 डे। तो हमें सवाल में एक वैल्यू जो दे रहा है वो दे रहा है 515
कि इससे स्टार्ट हो रहे हैं, इसका मतलब ये ले लेते हैं जीपी में दे रहा है तो फर्स्ट, फिर हमें दे रहा है लास्ट तो ले लेते हैं ए एन 15450000। नंबर ऑफ वैल्यू दे रहा है 7, एन की वैल्यू 7। डेली इंक्रीज रेट निकालना है, इसका मतलब सवाल में आपको आर फाइंड करना है। फॉर्मूला सेम है, ए एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस 1। वैल्यूज पुट करेंगे फॉर्मूले में और सॉल्व करेंगे। ए एन आपको दे रहा है 15450000। ए की वैल्यू दे रहा है 515000। आर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, एन की वैल्यू दे रहा है 7 माइनस 1। तो हुआ ये कि ये आपके पास 3 0 से कट गए, बचेगा 1545 डिवाइडेड बाय 515। आप चाहो तो यहाँ लाने के बाद भी डिवाइड कर सकते थे, सही, इससे इजी हो जाता है सॉल्यूशन, मैंने इसलिए यहाँ पर कर दिया। अब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, 1545 डिवाइडेड बाय 515, ये आपके पास आ गया 3, आर की पावर 6। रूल मैंने बताया कि जब पावर को एक तरफ से दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो पावर हो जाती है 1 अपॉन में, तो 1/6। अब इसका आंसर कैलकुलेटर से निकलेगा और पॉइंट में ही निकलेगा, तो आपने 1/3 की पावर लेनी है 6 साइंटिफिक कैलकुलेटर में। तो मैं मोबाइल में मेरे पास है, मैं उसमें कर रहा हूँ 3, उसकी पावर आप लिखोगे 1 अप डिवाइडेड बाय 6 या 1/6, आंसर आ जाएगा 1.2009। तो ये आपका आंसर है। तो इस वाले सवाल का आंसर पॉइंट में ही आना है। नेक्स्ट सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी। आपको दिया हुआ प्रॉफिट ऑफ ₹1000, नंबर ऑफ ईयर दे रहा है, इसका मतलब एन दे रहा है 5 ईयर, 4% पे इंक्रीज कर रहा है, तो रेट आर दे रहा है इंक्रीज के लिए 4%। इस सवाल के लिए मैं फॉर्मूला एक अलग लगाऊंगा क्योंकि हमें कंपाउंड प्रॉफिट निकालना है। कंपाउंड प्रॉफिट, फाइंड द प्रॉफिट ऑन द रुपीस। तो जब प्रॉफिट निकालना है, इस सवाल में आपको कंपाउंड प्रॉफिट निकालना है। देखो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट चीज़ दे रहा है, उसका एक फार्मूला होता है कंपाउंड अमाउंट के लिए, फार्मूला P ब्रैकेट 1 प्लस आर पावर n होता है, सही। तो जो अमाउंट आपको दी है वो P दी है, मैं इस फार्मूले से लगाऊं तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। तो 1000, 1 प्लस आर हमेशा परसेंट में दिया हो तो उसको हटाना ज़रूरी होता है, 0.04, पावर आपकी n है 5, तो ये हो जाएगा 1000, 1.04 पावर 5। कैलकुलेटर में पूरा सॉल्व होगा, पहले आप 1.04 की पावर 5 लोगे, 1.04 पावर 5, पहले इसकी जो पावर ले रहे हैं तो 1.2165 आ रहा है। जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1216.65, तो ये आपका आंसर है। तो इस सवाल में जीपी से थोड़ा मुश्किल है, इसमें इजी मेथड से मैंने आपको सॉल्व करा दिया। यहाँ आके आपकी एक्सरसाइज 4.5 कंप्लीट हो जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 4.6 के साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।